गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन g, value also we have done, its SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। इतनी चीज़ें हम लास्ट वाले लेक्चर में कर चुके हैं और इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। जो आपने न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का जो लॉ पढ़ा था हमने, उस ग्रेविटेशन के लॉ की जो एक वेक्टर फॉर्म होती है वो डिस्कस करेंगे। इसलिए करेंगे कि वेक्टर, आपको पता है कि फोर्स, न्यूटन्स लॉ किसके बारे में, फोर्स के बारे में, और फोर्स एक टाइप की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जो वेक्टर क्वांटिटी है उस वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर में ही पढ़ेंगे, वेक्टर में ही हम उसको डिस्कस करेंगे डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। तो उनकी डायरेक्शन के साथ जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा क्लियर उसके बारे में पता चलेगा कि वेक्टर एनालिसिस अगर हम किसी न्यूटन्स लॉ का करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इन वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर वी हैव दिस रेफरेंस फ्रेम। ये हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस फ्रेम है। ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ओके। इस रेफरेंस फ्रेम में आपके पास दो मास है। सपोज वी हैव मास फर्स्ट एट पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर r1, मास m1 एट पॉइंट A, and we have second object of mass m2 at position vector r2। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना होगा, r2 होगा, ठीक है। ये आपका इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r1 हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास r1 एंड r2 पोजीशन वेक्टर, m1 एंड m2 ये दोनों इसके मास हो गए। आगे देखना, ये दोनों मास एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पहले m1 m2 पे फोर्स लगाएगा और उसके साथ ही m2 फिर वापस m1 पर भी फोर्स लगाएगा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हम यहां पर इस वेक्टर फॉर्म के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, या पहले हम m2 पर डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, ओके। फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1, दिस विल बी F21 F21। तो देखो यहां पर क्या है, फोर्स F21। F21 का मीनिंग क्या हो गया, F21 का मीनिंग क्या हो गया, फोर्स ऑन 2, जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स वो पहले आएगा, ड्यू टू 1 जो एक्सर्ट कर रहा है वो बाद में आएगा, ठीक है। फोर्स ऑन फोर्स F21 इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इसकी फोर्स की वैल्यू है। लेकिन अभी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये तो केवल एक मैग्नीट्यूड है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है तो इसकी डायरेक्शन किधर, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, तो अट्रैक्शन किस लाइन के अलोंग करेगा, ये इसको अपनी खुद की तरफ m2 को ये m1 की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपका जो फोर्स है ये फोर्स क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ F21। तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, एक वेक्टर लगा दूंगा। इसको मैंने वेक्टर बना दिया और इधर सामने हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड अवेलेबल है। तो जब कोई मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है उसको हमें वेक्टर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। और यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए यूनिट वेक्टर भी कौन सा होना चाहिए, यूनिट वेक्टर भी वो होना चाहिए जो इसकी F21 की डायरेक्शन को शो करे। और F21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, पहले ये देखो, ये होगा आपके पास R2, ये है आपके पास R1। तो R2 से लेके R1 की तरफ, R2 से
R1 की तरफ वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा जो R2 से R1 की तरफ आए, और इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे R21, ये आपके पास R21 है, ठीक है। तो R21 का यूनिट वेक्टर R21 कैप हो जाएगा, तो इसका यूनिट वेक्टर R21 कैप, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है। देन वी हैव फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। अब आपने अभी तो M1 के कारण M2 पे फोर्स कैलकुलेट किया है F21, अब हम कैलकुलेट करेंगे M2 के कारण M1 पे फोर्स, ठीक है। यह आएगा M1 F12 मीन्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो पहले, जो एग्जिट कर रहा है वो बाद में, यह आ जाएगा। इसके बाद है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि मास तो अभी भी वही है, मास तो अभी भी वही है, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो, इसकी डायरेक्शन होगी M1 से M2 की तरफ, क्योंकि M2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो F12 की डायरेक्शन ये होगी, और ये डायरेक्शन क्या है, R1 से लेकर R2 की तरफ वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन होगी ये, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा R12 वेक्टर। तो इस डायरेक्शन का R12 वेक्टर R1 से लेकर R2 की तरफ है, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा होगा बेटा, ये यूनिट वेक्टर होगा R12 कैप, R12 कैप आ गया। अब आगे देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। दोनों फोर्स आ गई, दोनों के अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का क्या है, सिमिलर है। अब यूनिट वेक्टर R21 और R12 क्या है, आपको देखने में एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं, लेकिन इनको ऑपोजिट प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कैसे करते हैं वो देखना है, आपके एनसीईआरटी में प्रूव किया हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको प्रूव करके देखेंगे क्या है, ठीक है। देखो, ये आपका O A एंड ये पॉइंट हो गया B, तो आपको देखना है इन ट्रायंगल OAB, OAB ट्रायंगल आपके पास, तो आपके पास क्या आएगा, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12। देखो ये R1 प्लस R12, R1 से लेकर 2 की तरफ वाला ये वाला वेक्टर, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, टू कंजुगेटिव साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल। इफ two vectors represent two consecutive sides of a triangle, then third side will represent in opposite direction their resultant। ये opposite direction में उन दोनों का क्या करेगा, resultant शो करेगा, ये वाला साइड। तो आप देखो R1 प्लस R12 इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, R2, ये ऑपोजिट वाले के बराबर होगा। तो यहां से R12 वेक्टर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 आ गया, R2 माइनस R1 आ गया। अब अगेन इन ट्राइंगल OAB, फिर से इसी ट्राइंगल में देखना, लेकिन अब उल्टी साइड में, अब इसको ऐसे देखना है। तो देखो R2 प्लस ये वेक्टर R2 प्लस इस वाला वेक्टर, अब ये वाला कौन सा, R21 है। R21 इज इक्वल्स टू, जब ये दोनों साइड इस ट्राइंगल की कंजुगेटिव साइड हो गई, ठीक है, तो इस कंजुगेटिव साइड होने के कारण आपने क्या किया, इसको वेक्टर फॉर्म में डाल दिया। और वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ टू कंजुगेटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन वेक्टर फॉर्म विल रिप्रेजेंट बाय थर्ड साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों कंजुगेटिव साइड हो गई और ये ऑपोजिट क्लोजिंग साइड हो गई, तो ये इसको इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको हो जाएगा R1, तो फिर हो जाएगा R21 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। और अभी आप क्या करोगे, यहां से एक माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो R2 जो माइनस वाला था वो तो प्लस का होके पहले आ गया, और R1 जो प्लस का था वो माइनस होके बाद में चला गया। इधर कौन आ गया, R21 वेक्टर, तो ये आ गया R21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21, ये एज इट इज आ गया, ये माइनस आ गया यहाँ पे, तो R2 माइनस R1 है, ये R2 माइनस
R1 है। R2 माइनस R1 क्या है, ये R2 माइनस R1 ये रहा, और इसकी वैल्यू R12 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, R12। तो देख लो आप कि R21 वेक्टर है, ये R12 वेक्टर का जस्ट ऑपोजिट वेक्टर है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव आपने प्रूव कर दिया इसको। जब नेगेटिव आपने इसको प्रूव कर दिया तो आप यहां से भी देख सकते हो कि जो यूनिट वेक्टर है R21 ये क्या है, R12 यूनिट वेक्टर का ऑपोजिट ही होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी सेम ही होता है। हमें डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट प्रूव करनी थी, डायरेक्शन हमने ऑपोजिट यहां पर प्रूव कर दी, तो ये क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम ऑपोजिट हो गया इसको। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 3 कर दो। तो नाउ अब इसके बाद है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इस 2 इक्वेशन में थर्ड से ये वैल्यू रख दो, R12 की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इनटू माइनस ऑफ F21 कैप। तो आपने R12 की जगह माइनस ऑफ R21 कैप रख दिया। ठीक है, यहां पे ये वाली साइड पहले आ जाएगी, माइनस ऑफ M1 M2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। तो ये वाला क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में देखो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ जाएगा F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, F21 की इक्वल है। तो आप यहां से देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि दोनों जो फोर्सेज है, फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल M1 ऑन M2 एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल M2 ऑन M1, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के लिए मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के लिए क्या है, ऑपोजिट है। तो आप ये भी कह सकते हो, अब जो आपने 5th चैप्टर पढ़ा था, 5th चैप्टर में आप कह सकते न्यूटन्स के 3 लॉज थे मोशन के। तो फर्स्ट लॉ वाज एक्शन, फर्स्ट नहीं, थर्ड लॉ वाज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वी हैव every action has its equal and opposite reaction. If particle A या if body A applies a force on body B, then body B also applies same amount of force on the body A, on first body, but that will be in opposite direction, वो उसके opposite direction में होगा। और वही चीज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो गई। यहाँ पर भी क्या है, एक के कारण कोई एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगा रहा है और वो सेम फोर्स वापस पहले वाला पर भी लगा रहा है। F12 इक्वल्स टू F21 वैल्यू आ गई अपने पास, और ये जो वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस अभी करेंगे। तो ये तो हो गया आपके पास वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब हम इसके बाद बात करेंगे फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन मल्टीपल मास। इसको आप एकदम बिल्कुल अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये नेक्स्ट है ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू मल्टीपल मास। एक से ज्यादा मास पार्टिकल है, वो अगर किसी एक पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं तो उनके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, तो देखो हमारे पास फिर से एक रेफरेंस फ्रेम कंसिडर कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, M1 M2 M3 Mn, ये n पार्टिकल्स आर देयर, और ये सारे पार्टिकल्स मिलकर किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल M0 पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब इस M1 के कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स किधर लगेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स है सारे, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा F1 और ये डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका M0 है तो ये हो जाएगा R01, इस टाइप से पोजीशन वेक्टर होगा। M0 से M1 की तरफ इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये है। तो देखो आप यहां पे
फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू m1 कितना होगा, F नॉट वन फोर्स ऑन नॉट एम नॉट ड्यू टू 1। जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो पहले, जो एग्जिट कर रहा है वो बाद में। ठीक है, तो देखो आप यहां पे G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर नॉट वन कैप, ये इसकी डायरेक्शन होगी। फिर आपके सामने ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स किधर लगाएगा, आर नॉट टू की डायरेक्शन में लगाएगा। तो हमारे पास आ गया फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू m2। तो F नॉट 2 इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर नॉट टू कैप, ये हो गया। फिर सिमिलरली m3 भी फोर्स लगाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा F नॉट 2, ये हो जाएगा F नॉट 3। ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू m3, F नॉट 3 इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आर नॉट 3 कैप। सिमिलरली हम डैश 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 करके लिख देंगे फोर्स ऑन m नॉट ड्यू टू mn। mn पे कितना फोर्स लगेगा, m नॉट ड्यू टू F नॉट n। ठीक है, तो ये लगेगा F नॉट n इज इक्वल्स टू G m1, सॉरी एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने m1 लिखा है ना, तो ये m नॉट 1 आएगा, ये m नॉट m2 आएगा, ये m नॉट m3 आएगा, ये m नॉट mn आएगा सारा। ठीक है, तो r स्क्वायर इंटू आर नॉट n कैप, ये सारे फोर्सेज हो गए। इन सब फोर्सेज का फोर्स क्या है, एक बात आप यहां से ध्यान में देख सकते हो, m1 नॉट, इसमें m नॉट है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो है जो फोर्स एग्जिट कर रहा है, दो ही है। m2 की वैल्यू नहीं है, m3 की 2 3, m2 m2 m3 mn m किसी की नहीं है। सेकंड वाले में देखो केवल m नॉट और m2 है, m1 m3 m4 m5 mn नहीं है। इसमें देखो m नॉट n, इनमें आगे की कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है यहां पे, इसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, इसकी वजह से आप एक चीज देख पाओगे यहां पर कि जो कुछ भी आपके पास यहां पर है, कोई भी फोर्स, दो फोर्सेस के बीच, दो मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स किसी तीसरे मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, आप ये कह सकते हो फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू मास बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मास बॉडी, अदर मासेस। ठीक है, कि दो के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उतना ही लगेगा, दूसरे वाले पर डिपेंड नहीं करेगा, न उसके कारण तीसरे कारण कम होगा, न उसकी वजह से ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स ऑन m नॉट, तो F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn। ये सबका क्या है, वेक्टर सम होगा। तो ये भी इसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आता है कि फोर्स ऑन ए मास पार्टिकल ड्यू टू अदर मासेस, ड्यू टू मल्टीपल मासेस इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल मास। कि किसी एक पार्टिकल पे लगने वाला मल्टीपल मास के कारण जो फोर्स है वो उन सभी मासेस के कारण लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर है। ये जो लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, सारे जो फोर्सेस उन सब के वेक्टर सम कर दो, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अप टू Fn। तो ये सारी वैल्यूज रख दो, G m नॉट m1 अपॉन आर स्क्वायर नॉट 1 कैप। और हाँ, ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी अलग अलग है। डिस्टेंस यहाँ पे ये वाली आएगी, यहाँ पे ये वाली आएगी, यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे ये वाली, ये
ठीक है। इसमें जो डिस्टेंस है नॉट 1, इसमें डिस्टेंस नॉट 2, इसमें डिस्टेंस नॉट 3, इसमें डिस्टेंस नॉट n, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट 1 आ जाएगा, g m0 m2 अपॉन r नॉट 2 स्क्वायर डैश डैश डैश, लास्ट वाली टर्म लिख देंगे m0 mn अपॉन कैप r नॉट 2 कैप, ठीक है। जो कॉमन है उसे कॉमन रख दो, आ जाएगा g इंटू एम नॉट कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 r नॉट 1 स्क्वायर r नॉट 1 कैप प्लस mn ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें यह है, इन सबको आप आई और शॉर्ट टर्म में लिख सकते हो समेशन की फॉर्म में। ये तो कॉमन बाहर, अंदर लिख दो सिग्मा। जो चेंज हो रहा है ना m1 m2 m3 m4 m5, उनको हम लिख सकते हैं mi अपॉन नीचे नॉट है ना, ये चेंज नहीं हो रहा तो नॉट तो एज इट इज, बाकी ri स्क्वायर r नॉट i कैप, और ये आ जाएगा किसका वैल्यू f नेट। या आपके पास मल्टीपल चार्जेस के कारण लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अदर जो सेल थ्योरम है या एक सेल के कारण लगने वाले फोर्सेस, स्फेयर के कारण लगने वाले फोर्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये केवल एक पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास पार्टिकल के कारण जितना फोर्स लगेगा उसके बारे में डिस्कस किया हमने, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।